सीधा मुद्दे पर आते हैं। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम डिकोड करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की सर्वाइवल स्टोरी। देखिए, अगर खुशी का कोई स्वाद होता ना, तो वो यकीनन उसी खुशबूदार मुंह में पिघल जाने वाली चॉकलेट का ही होता है ना। लेकिन क्या कभी दिमाग में ये बात आई है कि जो मीठी सी ट्रीट हम चंद सेकंड में चट कर जाते हैं, उसकी शुरुआत दरअसल एक कच्चे और हद से ज्यादा कड़वे बीज से होती है। बिल्कुल, आज हम इसी कड़वे बीज के एक मीठी चॉकलेट में बदलने के महीनों लंबे और हैरत अंगेज सफर को गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी का हीरो है। आखिर एक अफ्रीकी जंगल का वो सफेद कड़वा सा बीज दुनिया की सबसे मशहूर मिठाई में कैसे बदल जाता है? ये सिर्फ किसी आम फल के पकने की कहानी नहीं है। ये भूमध्य रेखा के घने जंगलों से लेकर आज की विशाल फैक्ट्री मशीनों तक के एक बहुत ही रोमांचक और जटिल सफर की कहानी है। इस एपिक सफर की शुरुआत होती है थियोब्रोमा ककाओ नाम के एक पेड़ से। इसका शाब्दिक अर्थ है देवताओं का खाना। ये पेड़ मुख्य रूप से इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास उगते हैं, जिन पर चमकीले पीले, नारंगी या लाल रंग के फल लगते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि हर फल के अंदर एक सफेद नरम गूदे में लिपटे हुए 30 से 50 बीज छिपे होते हैं। लेकिन एक सेकंड, अगर आपने इसे कच्चा चखने की गलती कर दी ना, तो ये इतने ज्यादा कड़वे होते हैं कि शायद आप जिंदगी भर के लिए चॉकलेट से तौबा कर लें। सच में। अब जरा इस पूरी प्रक्रिया के स्केल और इसके नाजुकपन को समझिए। दुनिया भर में जितनी भी चॉकलेट बनती है ना, उसका 70%, जी हाँ 70% ककाओ सिर्फ और सिर्फ वेस्ट अफ्रीका से आता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस इकलौते क्षेत्र के कंधों पर दुनिया भर की चॉकलेट सप्लाई की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वहां के मौसम में हुआ एक छोटा सा बदलाव भी पूरी दुनिया में इस मीठे स्वाद की भारी कमी ला सकता है। चलिए अब देखते हैं कि किसानों को किन शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हाथों से इन फलों की कटाई होती है। फिर शुरू होता है एक बेहद क्रूशियल स्टेप, फर्मेंटेशन। इन बीजों को केले के पत्तों या लकड़ी के बक्सों में 5 से 7 दिनों तक रखा जाता है। और पता है, यहीं पर वो जादू शुरू होता है। इसी प्रक्रिया में बीजों की वो तीखी कड़वाहट कम होती है और असली चॉकलेटी फ्लेवर की पहली हल्की सी झलक पैदा होती है। इसके बाद इन्हें धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और बार बार पलटा जाता है ताकि सारे बीज बिल्कुल एक समान भूरे रंग के हो जाएं। तो धूप में अच्छी तरह सूखने और वो परफेक्ट गहरा भूरा रंग हासिल करने के बाद ये बीज मीलों का लंबा सफर तय करके आखिरकार फैक्ट्री के दरवाजों तक पहुंचते हैं। अब यहाँ एंट्री इतनी आसान नहीं है। फैक्ट्री के अंदर आते ही इन बीजों की बहुत ही सख्त छटाई और सफाई होती है। मशीनों के जरिए सारी धूल, छिलके और खराब बीजों को बिना किसी रहम के बाहर निकाल दिया जाता है। और ऐसा करना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि एक इकलौता खराब या टूटा हुआ बीज पूरे के पूरे बैच का स्वाद पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। अब आती है सबसे दिलचस्प बात। यहाँ इन बीजों को सचमुच आग की एक कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। विशालकाय रोस्टर्स में इन बीजों को 120 डिग्री सेल्सियस के कड़कड़ाते तापमान पर पूरे 20 मिनट तक भूना जाता है। और यकीन मानिए, यही वो जादुई पल है। इसी रोस्टिंग के दौरान उन कच्चे बीजों की साधारण सी महक एक ऐसी तेज और मनमोहक खुशबू में बदल जाती है कि अगर आप उस फैक्ट्री के बाहर से भी गुजरे ना, तो आपको लगेगा जैसे अंदर कोई खजाना पकड़ा है। रोस्टिंग के बाद जब ये बीज ठंडे हो जाते हैं, तब इन्हें विनोविंग नाम की मशीनों से गुजारा जाता है। यहाँ इन बीजों के बाहरी कड़क और बेकार छिलकों को बलपूर्वक यानी काफी फोर्स के साथ हटा दिया जाता है। और इन छिलकों के हटने के बाद ही हमें इस पूरी मेहनत का असली इनाम मिलता है, जिसे हम कहते हैं कोको निब्स। बस यही वो छोटे छोटे कीमती निब्स हैं जिनके अंदर वो मुलायम चॉकलेट बनने का सारा राज छिपा है। अब इस पॉइंट पे एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज होती है। जब इन कोको निप्स को बड़े बड़े ग्राइंडर्स में पीसा जाता है, तो वो किसी सूखे पाउडर में नहीं बदलते। इसके बजाय वो एक गाढ़े पेस्ट का रूप ले लेते हैं, जिसे कोको लेकर कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, इस मिश्रण में प्राकृतिक रूप से 55% तक कोको बटर मौजूद होता है। यही वो बटर है जो इसे एकदम तरल और नरम टेक्सचर देता है। सच कहूं तो यही कोको लेकर आगे की पूरी चॉकलेट प्रक्रिया का असली हीरो है। अच्छा, जब बात कैडबरी डेयरी मिल्क जैसी मशहूर और क्रीमी चॉकलेट्स की आती है, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें दूध कितना होता है? ये गणित सच में हैरान करने वाला है। हर आधे पाउंड के चॉकलेट बार में लगभग 1.5 गिलास, जी हाँ 1.5 गिलास ताज़ा गाढ़ा किया हुआ दूध मिलाया जाता है। ये शायद उससे कहीं ज्यादा है जितना दूध हम अपनी 1 कप चाय में डालना पसंद करेंगे। दूध की यही भारी मात्रा तो उस मशहूर क्रीमी टेक्सचर को बनाती है जो सीधा हमारी जुबान पर पिघल जाता है। इस केमिस्ट्री को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जरा डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट के बीच के इस अंतर को देखिए। डार्क चॉकलेट बनाने के लिए कोको लिकर में सिर्फ चीनी और थोड़ा एक्स्ट्रा कोको बटर मिलाया जाता है, जिससे इसका स्वाद एकदम इंटेंस और कड़क रहता है। लेकिन मिल्क चॉकलेट के लिए कहानी बिल्कुल बदल जाती है। उसी मिश्रण में कंडेंस्ड मिल्क मिला दिया जाता है। रिफाइनिंग मशीन के भारी रोलर्स के बीच कुचले जाने से पहले कंडेंस्ड मिल्क का यह छोटा सा एडिशन ही उस डार्क मिक्सचर को एक बेहद क्रीमी दूध वाली ट्रीट में बदल देता है।
अब रोलर्स द्वारा एक बारीक पाउडर में कुचले जाने के बाद भी बात यहीं खत्म नहीं होती। उस रेशम जैसी स्मूथनेस को हासिल करने का असली सीक्रेट एक दूसरी ही प्रक्रिया में छिपा है, जिसे कहते हैं कॉन्चिंग। ये एक ऐसा मशीनी प्रोसेस है जो चॉकलेट के इस पूरे मिश्रण को लगातार हिलाता रहता है, मिलाता है और उसमें हवा का संचार करता है। इस लगातार होने वाली हलचल का एक ही मकसद है, मिश्रण से उसकी प्राकृतिक एसिडिटी को पूरी तरह से बाहर निकालना और स्वाद को एक अलग ही लेवल पर ले जाना। और आपको पता है ये कॉन्चिंग कितनी देर चलती है? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये लगातार मंथन 12 से लेकर पूरे 73 घंटों तक बिना रुके चल सकता है। 73 घंटे? इस दौरान मिश्रण में थोड़ा और अतिरिक्त कोको बटर भी डाला जाता है। इस लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि जो स्वाद अंत में निखर कर सामने आए वो बिल्कुल परफेक्ट और संतुलित हो, उसमें खुरदुरापन या कड़वाहट की एक भी बूंद बाकी ना रहे। इसके बाद नंबर आता है टेम्परिंग का। ये हीटिंग और कूलिंग का एक बहुत ही कंट्रोल्ड और सटीक चक्र है। आसान भाषा में कहे तो लिक्विड चॉकलेट को एक खास तापमान पर बार बार गर्म और ठंडा किया जाता है। इससे होता यह है कि कोको बटर के क्रिस्टल्स बिल्कुल सही तरीके से अलाइन हो जाते हैं। इसके बाद इस लिक्विड को सांचों में यानी मोल्ड्स में डाला जाता है, चाहे वो साधारण ब्लॉक हो या कोई फैंसी स्टार जैसी शेप। इनमें डालने के बाद इन्हें अच्छी तरह हिलाया जाता है ताकि अंदर फंसी हुई हवा के सारे बुलबुले बाहर निकल जाएं। अब पूरी तरह से तैयार और ठंडी होने के बाद हमारी चॉकलेट तैयार है अपने अंतिम सफर के लिए। इन्हें उन चमकदार रैपर्स में पैक किया जाता है जैसे कि वो हमारी जानी पहचानी पर्पल कलर की पन्नी। लेकिन ध्यान रहे, ये पैकेजिंग सिर्फ दिखने में सुंदर होने के लिए नहीं होती। ये इतनी मेहनत से तैयार किए गए उस खास स्वाद, खुशबू और नाजुक टेक्सचर को बाहरी दुनिया से पूरी तरह सुरक्षित रखती है। और बस इसी सुरक्षा के साथ ही चॉकलेट्स निकल पड़ती हैं दुनिया भर के स्टोर और सुपरमार्केट्स की अलमारियों तक पहुंचने के लिए। तो अब जब भी आप उस मीठे मुंह में पिघलते हुए चॉकलेट के टुकड़े का पहला बाइट लेंगे ना, तो यकीन मानिए आपका दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी और कितनी ही साधारण सी दिखने वाली चीजें मौजूद हैं जिनके एक छोटे से रैपर के भीतर महीनों लंबी मेहनत और दुनिया भर का ऐसा ही एक एपिक सफर छिपा हुआ है। अगली बार जब भी आप अपनी कोई पसंदीदा चीज खोलें तो जरा सोचिएगा जरूर कि उसका सफर कहां से और कैसे शुरू हुआ होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।